हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं और हमें अच्छी तरीके से पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बातें तो हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ी है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा, जो हम लोगों ने अब तक क्लास 10 तक पढ़ा है या हो सकता है हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हो, आज हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं। चलो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके नेम से समझते हैं। नेम में ही यहाँ पे बहुत कुछ है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के वर्ड पर जाएं, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? फोटो। तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट, एंड सिंथेसिस हमें अच्छे तरीके से पता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हुआ? लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर फॉर्म क्या चीज होती है, क्या चीज सिंथेसाइज होती है? तो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है फूड। और यहाँ पर ये फूड बनाने वाले कौन है? ये फूड बनाने वाले हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। अगर ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड खुद प्रिपेयर करना है तो उनको कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट तो चाहिए होगा। तो ग्रीन प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए टोटल 4 चीजों की जरूरत होती है। अगर इन चारों चीजों में से कोई एक भी चीज एब्सेंट हो गई तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो प्लांट को चाहिए फूड बनाने के लिए, वो हमारे पास होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड कंपोनेंट जो हमें चाहिए होता है वो हमारे पास होता है वाटर। पहला क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड होता है वाटर। थर्ड होता है लाइट एनर्जी। और ये लाइट एनर्जी प्लांट कहाँ से लेता है? ये प्लांट लेता है सन से। एंड फोर्थ हमारे पास होता है, जहां पर मेंशन ही किया गया है, वो होता है पिगमेंट। और उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब इन चारों चीजों का यूज करके प्लांट क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है। अब फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है? तो फूड प्रिपेयर करता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो C6H12O6 लिखा गया है, ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। लेकिन जब प्लांट ग्लूकोज फॉर्म करते हैं तो वो एक गैस भी रिलीज करते हैं, और उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। और ये वही ऑक्सीजन है जिसे हम इनहेल करते हैं। तो देखिए, इस ऑक्सीजन के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। और ये ऑक्सीजन हमें फ्री में कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट वाटर भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दी है जो हम लोगों ने क्लास 10th में काफी रट्टा इस पे हो सकता है मारा हो, कि सी हम यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल भी यूज करते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट यूज करते हैं, और कहीं जाके 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें मिलता है। अब आज हम इसी केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि ये फूड कैसे बना, कैसे ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कैसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर की हेल्प से एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसे वाटर चाहिए और उसे क्लोरोफिल चाहिए। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि प्लांट को ये सारी की सारी चीजें मिलती कहाँ से हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें इस पिक्चर के अंदर काफी अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट कहां से लेता है? हमारे एटमॉस्फेयर से लेता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है
कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का कौन सा पार्ट लेता है? तो ये प्लांट का जो पार्ट इस CO2 को एब्जॉर्ब करता है उसे हम कहते हैं लीव्स। तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। उसकी हेल्प से क्या करता है ग्रीन प्लांट इस CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद सेकंड में आता है वाटर। तो वाटर प्लांट कहाँ से लेता है? हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर मान के चलो कि हम अपने लीव्स को ऊपर से पानी दे रहे हैं, तो उस केस में उस प्लांट की पानी की कमी पूरी नहीं होगी। प्लांट हमेशा ही पानी एब्जॉर्ब करता है अपनी रूट से। लेकिन रूट किसके साथ कांटेक्ट में होती है? तो रूट हमारे कांटेक्ट में होती है सॉइल के। तो हमारी सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और रूट क्या काम करता है? इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे ही रूट ने इस वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसके बाद ये पानी हमारा, हमें अच्छे तरीके से पता होगा जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू। तो जाइलम की हेल्प से ये वाटर मूव करता है स्टेम में और स्टेम से मूव करता है लीव्स के अंदर। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ ली कि CO2 प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर प्लांट सॉइल से लेता है। तो बात करते हैं लाइट की। लाइट प्लांट कहां से लेता है? तो लाइट प्लांट लेता है हमारा सन से। और थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट। अभी क्लोरोफिल पिगमेंट कहां प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हमारे लीव्स के अंदर। और यही वो पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर कर सकता है और उसको कैप्चर करके वो क्या बना सकता है? यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन कर सकता है। और जब भी प्लांट फूड बनाएगा तो फूड किस फॉर्म में बनाता है? फूड बनाता है शुगर की फॉर्म में। तो शुगर प्रोड्यूस होती है बाय द फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स। तो ये हमारे पास था एक ओवरव्यू। ये जानेंगे कि लीव्स तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लीव्स के अंदर इतना कुछ कुछ है। आप देखिए जब हमें किसी लीफ को देखते हैं तो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लीफ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे लीफ की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। अब ये एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी होता है किसी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना। तो जैसे हम यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास एक प्लांट दिया गया है। अब इस प्लांट के अंदर हमें क्या नजर आ रहे हैं? ग्रीन लीफ नजर आ रहे हैं। ये लीव्स है और इस लीफ का कलर क्या है? ग्रीन है। ये क्या काम किया? ये जो लीफ वाला ये पार्ट था, हमने इसको जूम करके यहाँ पे इसको इस तरीके से देख रहे हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रहा है लीफ का, ये बिना माइक्रोस्कोप के हम इसे नहीं देख सकते हैं। हमारी आईज उतनी कैपेबल नहीं है कि हम इस लीफ को देखकर ये वाला स्ट्रक्चर देख लें। लेकिन हाँ, अगर हम किसी माइक्रोस्कोप का यूज कर ले तो हम इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? स्लीव के बहुत सारे पार्ट हैं। एक लेयर आपको अपर पार्ट में नजर आ रही होगी, इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस की और एक लेयर हमें यहाँ पे नीचे नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। लीफ का ये अपर वाला पार्ट है, मतलब अगर देखो अगर हम इस लीफ को देखते हैं तो एक इसका ये अपर वाला पोर्शन होता है, एक लीफ का लोअर वाला पार्ट होता है। तो ये जो लीफ पार्ट यहाँ पे होती है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और इसके लोअर वाले पार्ट में होती है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में खाली जगह प्रेजेंट है। तो इस खाली जगह में प्रेजेंट होते हैं हमारे मेसोफिल सेल। अभी मेसोफिल सेल ही वो सेल है जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम इस डायग्राम को और अच्छे ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है, देखिए हमारे पास एक हमें इलोंगेटेड से मेसोफिल नजर आ रहे हैं और एक हमें ये राउंड से सेल नजर आ रहे हैं। अभी जो इलोंगेटेड वाले सेल हैं, इस इलोंगेटेड मेसोफिल को कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल, या हम इसे पैलिसेड पैरेन्काइमा भी कहते हैं, जो अपर एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस लोअर एपिडर्मिस के बारे में बात करें तो लोअर एपिडर्मिस के साथ ये जो मेसोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। अब हमें इसके अंदर ये कुछ ये डॉटेड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट ही वो पार्ट है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो देखिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है चीजें। हमने कहा लीफ के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। लेकिन लीव्स में कहा? लीव्स के तो बहुत सारे पार्ट है। लीव्स के अंदर तो इवन हमारे पास ये जाइलम एंड फ्लोएम भी है, इधर अपर एपिडर्मिस से मेसोफिल सेल है। तो हमने आंसर दिया मेसोफिल सेल। लेकिन मेसोफिल सेल के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है।
तो मेसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे अगर हम अच्छे तरीके से अगर हम फोटोसिंथेसिस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अब हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल के अंदर। तो लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। अब हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे दोबारा इस एक पिक्चर को देख सकते हैं कि हमने क्या बात की थी, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर हमें काफी सारे डॉटेड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इस एक डॉट को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ जो हम ये वाली पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर है। अब हम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हमें क्या पता होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास डबल डबल मेम्ब्रेन होती है। और इवन शायद हम इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए हमारे पास एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिखाई है और एक हमारे पास ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन दिखाई है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में हमें कुछ खाली स्पेस नजर आ रहा है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा हमें यहाँ पे काफी कुछ कुछ नजर आ रहा है। एक ये खाली पोर्शन लिक्विड वाला, इस लिक्विड वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर हमें कुछ ही ग्रीन पोर्शन नजर आ रही है, वन पोर्शन कॉइन्स लाइक। तो ये जो कॉइन्स लाइक पोर्शन है, इस एक कॉइन को हम कहते हैं थाइलाकोइड। लेकिन यहाँ पर हमें एक कॉइन तो नजर आ नहीं रहा। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जैसे अगर हम कॉइन्स को पाइल अप कर दे एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पर थाइलाकोइड भी ऐसे ही अरेंज है। देखिए हमारे पास ये वन थाइलाकोइड है, ये दूसरा थाइलाकोइड है, ये थर्ड थाइलाकोइड है, फोर्थ थाइलाकोइड है। और ये थाइलाकोइड के एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए हुए हैं। तो जब ये थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं ग्रेनम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनम है, हम देख सकते हैं। कोई एक ग्रेनम यहाँ पर है, ग्रेनम यहाँ पे है, ग्रेनम यहाँ पर भी है, इधर भी है। ये जितने भी ग्रेनम होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो ग्रेनम है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनको यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। हम एक काम करते हैं, जो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक बार इसको खुद ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है। पहले तो हम लोगों ने सुपरफिशियल बात की कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। फिर हमने कहा लीव्स में, कहा तो हमने कहा लीफ में मेसोफिल सेल, हमने कहा मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, थाइलाकोइड है, स्ट्रोमा है, कितना कुछ कुछ है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार हम ये डायग्राम यहाँ पे खुद बना लेते हैं। एक बार हम ये डायग्राम यहाँ पे खुद ड्रॉ करके देखते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन है, तो एक बार हम यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है जिसकी डबल मेम्ब्रेन है। अब ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की ये वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस हमें नजर आ रहा है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फ्लूइड खाली पोर्शन है, इस खाली पोर्शन को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा।
इस स्ट्रोमा के अंदर एक कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये एक कॉइन है, दूसरा कॉइन है, थर्ड कॉइन, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम 2-3 बना लेते हैं। और ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक कॉइन को हम कहते हैं थाइलाकोइड। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो इस कॉइन वाले पार्ट को, इस पूरे स्टॉक को, इसे हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेनम। अब होता क्या है कि जितने भी ग्रेनम है स्ट्रोमा के अंदर, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनको एक बार मैं ज्वाइन कर दूं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे जो ग्रेनम है आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी। तो जिसकी हेल्प से यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। जो ये वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। तो हमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है, सेल, जिसके पास खुद का राइबोसोम होता है। यहाँ पे मैं कुछ राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स बना देती हूँ। इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, और इवन इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एक हल्का सा पोर्शन बना लेती हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये वाला पार्ट, इसके पास खुद का राइबोसोम होता है और इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब जैसे हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70s और एक होते हैं 80s। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होता है, ये होता है 70s राइबोसोम, और इसके पास सिंगल डीएनए होता है, जो हमें ध्यान रखना है, ये सर्कुलर होता है। अब इसके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, तो ये खुद की प्रोटीन बना सकता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और इसके खुद का डीएनए है, तो ये खुद की रेप्लिकेशन भी कर सकता है। इसी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ये भी हमें जरूर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। इवन हमारे पास एक ऑर्गेनेली और है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास भी खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है, इसीलिए उसे भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। और वो भी क्लोरोप्लास्ट की तरह उसके पास भी डबल डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सिमिलैरिटी होती है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की, इन दोनों के पास खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो भी हमने यहाँ पे क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट की डबल डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास फ्लूइड से फिल्ड स्पेस है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेनम, और सारे ग्रेनम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास ये जो हमारी थाइलाकोइड है, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो देखिए कितना ज्यादा डीप है। हो सकता है कि हम लोगों ने कभी इतना सोचा ही ना हो, और साइंटिस्ट देखिए क्या से क्या करके चले गए। उन्होंने ये भी फाइंड कर लिया कि इतना टाइनी लीफ, लीफ के अंदर टाइनी मेसोफिल, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड है, इसके ऊपर प्रेजेंट, इसकी इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। और इवन उन्होंने ये भी डिस्कवर कर लिया कि सिंगल क्लोरोफिल नहीं होता, बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, जो लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। इसीलिए हम इसको फोटोसिस्टम का नाम देते हैं, जो भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये था यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक बार हमें यहाँ पे
क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जरूर देखना है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोबारा अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हमने कहा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन अकेला क्लोरोफिल तो होता नहीं है, बहुत सारे बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्लोरोफिल वेट जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है, ये एक असेंशियल पिगमेंट होता है। इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इस दुनिया में कोई प्लांट ही प्रेजेंट नहीं है जिसके पास क्लोरोफिल ए ना हो। तो ये हमारे पास जो आप इतना ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारे पास क्लोरोफिल ए का डायग्राम है। तो देखिए ये भी कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। और ये सारे पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लांट्स के अंदर ही होते हैं। थर्ड डायग्राम एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का दिया है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, वो भी सनलाइट का यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। आपके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल ए है, अब जो क्लोरोफिल बी है, ये हमारे पास कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं केमिकल कि हमारे पास क्लोरोफिल ए में क्या क्या चीजें होती है और हमारे पास क्लोरोफिल बी में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इस क्लोरोफिल ए में देखिए हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स सा पार्ट नजर आ रहा है। इस पोर्शन को कहते हैं पोरफायरिन रिंग। और इस पोरफायरिन रिंग को बनाने में एक मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख सकते हो हमारे पास सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम सराउंडिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर एक प्लांट को अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम किस लिए चाहिए? क्लोरोफिल बनाने के लिए। और क्लोरोफिल क्यों चाहिए? सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। और अगर ये इसके पास मैग्नीशियम की कमी हो गई तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अब इसमें क्लोरोफिल ए और बी के अंदर डिफरेंस क्या है? हमारे पास देखिए यहाँ पे ये क्या है? क्लोरोफिल के पास कौन सी रिंग होती है? हमारे पास यहाँ पे इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इसके साथ में हमारे पास एक बड़ी सी चेन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये इसकी टेल होती है और इस टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये हाइड्रोफोबिक टेल वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल वाला पोर्शन, ये एंकर मतलब अटैच करके रखता है इसको, मतलब इस पूरे के पूरे पोर्शन को फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में, मतलब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। क्लोरोफिल ए और बी का डायग्राम देखें तो ये पूरा डायग्राम एज इट इज बी का भी ऐसा ही है। ए और बी में मेन डिफरेंस क्या है? जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर प्रेजेंट होता है मिथाइल। और अगर हम क्लोरोफिल बी को देखें तो यहाँ पे मिथाइल की जगह होता है हमारे पास आपका CHO ग्रुप, जो कौन सा होता है? एल्डिहाइड। तो दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है। अगर मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे मिथाइल लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है क्लोरोफिल ए का। और अगर मैं इस मिथाइल को यहाँ से हटा दूं, मैं यहाँ पे कर दूं CHO एल्डिहाइड, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास क्लोरोफिल बी का। तो हमारे पास जितने भी क्लोरोफिल हैं उन सभी के पास एक कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो केमिकली रिलेटेड होता है पोरफायरिन लाइक ग्रुप। और ये सेम ये वाला जो पोरफायरिन वाला पार्ट है, ये हमारे हीमोग्लोबिन और हमारे साइटोक्रोम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम और दिखा देती हूँ। आप एक डायग्राम यहाँ पे और देख सकते हो। इसके अंदर भी देखिए वही है, हमारे पास क्लोरोफिल के पास जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल की जगह यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दूं तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाता है? क्लोरोफिल बी का। अब हमने यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा है और जिसे इस ग्रीन वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं पोरफायरिन रिंग। ये वही रिंग होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और जिसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इस पूरे पोरफायरिन रिंग के साथ एक हमारे पास एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके साथ अटैच होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन की टेल, और एक्चुअली इसे हाइड्रोफोबिक टेल भी कहते हैं, जो हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के साथ क्या करता है? अटैच करने का काम करता है। तो प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एक पोरफायरिन रिंग होती है
और उस रिंग के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। एंड ए और बी में एक ही डिफरेंस है कि ए के अंदर मिथाइल ग्रुप होता है और बी के अंदर क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और इस पूरे रिंग को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोरफायरिन रिंग, और यही लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ ही एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी होती है। इस हाइड्रोकार्बन वाली चेन का लाइट को एब्जॉर्ब करने में कोई रोल नहीं है, बट इसका रोल कहां पे आता है? क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को उस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होना है, अटैच होकर रहना है। तो मेम्ब्रेन के अंदर अटैचमेंट का काम कौन करता है? हाइड्रोफोबिक टेल, जो हमारी हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। तो ये हमारे पास था यहाँ पे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में भी कहा? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसके अंदर रिडक्शन भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी सेम दोनों चीजें होती है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और हमारे पास रिडक्शन भी होता है। तो एक बार दोबारा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्लांट को फूड बनाना है तो उसको फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है? ये लेता है एटमॉस्फेयर से। सेकंड, इसे चाहिए वाटर, वाटर इसे कहाँ मिलता है? फ्रॉम द सॉइल। सेकंड चाहिए लाइट, लाइट कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन। और थर्ड हमें चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। लीव्स में कहाँ पे? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर भी कहाँ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। इन चारों चीजों का यूज करके ये प्लांट क्या बनाता है? ये फॉर्म करता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब ये सारी चीजें चलती हैं तो यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। और ये वही ऑक्सीजन जिसे हम क्या करते हैं? इनहेल। लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी, मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अब हमने कहा इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब ये पूरा प्रोसेस चलता है तो यहाँ पर जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और जब इस वाटर की स्प्लिटिंग होती है लाइट की वजह से, तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीडाइज, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है उसी टाइम पे जो प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जब ये ग्लूकोज बनाता है तो ये हो जाता है यहाँ पे रिड्यूस। तो इसकी यहाँ पे होती है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए ये कैसा रिएक्शन हुआ? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पूरा यही इसी के बारे में बात करेंगे कि इस वाटर की स्प्लिटिंग हुई कैसे। लाइट ऐसे कैसे कि लाइट फॉल हुई और वाटर मॉलिक्यूल टूट गया और हमें ऑक्सीजन मिल गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। हमारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर बॉडीज हैं, क्या वहां पर भी ये सारी प्रोसेस होता है? क्या जो हमारे ओशन है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उसके अंदर इतना सारा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन क्या वहां पर ये रिएक्शन चलती है कि सनलाइट तो होती है दिन में, कि उसकी प्रेजेंस में सनलाइट आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तब तो ऑक्सीजन की कभी हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन इन ऑक्सीजन ओनली प्लांट से कर पाते हैं। ऐसा बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़कर हमें ऑक्सीजन दे दे, क्योंकि इसके लिए भी हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है और वो कॉम्प्लेक्स ओनली प्लांट्स के पास ही प्रेजेंट होता है, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या जाना कि फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा ये जान लेते हैं, ट्रैकिंग कर लेते हैं कि जो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो हमने कहा ग्लूकोज में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन टोटल 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से आ रही है? ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे मेनली रिएक्टेंट दो के बारे में बात की। पहले हम लोगों ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें क्या चाहिए? वाटर। अब कुछ चीजें मैं आपको भी पहले ही बता देती हूँ, ऐसे हम इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे। अगर हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए, ओनली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें तभी मिल पाएगा अगर हम 6 CO2 यूज करेंगे। अगर एटमॉस्फेयर से एक कार्बन आता है तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो एक ही कार्बन मिलता है ग्लूकोज का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से 1/6 पोर्शन बनता है ग्लूकोज का।
जब सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो उस ग्लूकोज के 2 कार्बन फिक्स हो जाएंगे। अगर 3 कार्बन आए तो यहाँ पे 3 फिक्स हो गए, 4 तो 4, 5 तो 5। तो अगर हमें एक ग्लूकोज बनाना है जिसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इस 6 कार्बन को बनाने के लिए हमें कितने CO2 चाहिए, हमें 6 CO2 चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा हमेशा हम केमिकल रिएक्शन में क्या लिखते हैं, सॉरी, हम लिखते हैं 6 CO2। 6 CO2 हमें 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है। तो यहाँ पे इस ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमें कहां से मिलता है, ये जो एटमॉस्फेयर से गैस आती है यहां से मिलता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी हमें कहां से मिलती है, ये भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर तो हाइड्रोजन भी है, तो प्लांट ने इस हाइड्रोजन को कहां से लिया, तो ये हाइड्रोजन प्लांट को मिलता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो CO2 क्या करता है, CO2 के पास कार्बन है, ऑक्सीजन, लेकिन इसका हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन वो कहां से लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल से लेता है। इसीलिए जब CO2 इस हाइड्रोजन को रिसीव करता है तो उसकी हो जाती है रिडक्शन। तो तभी तो हम कहते हैं CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तो हमें CO2 से मिले हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमें कहां से मिला है, फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। अब सेकेंड चीज, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये हमें कहां से मिलती है, तो ये हमें मिलती है वाटर मॉलिक्यूल से। एक्चुअली जब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे डिस्कवर हो रहा था, इसके बारे में काफी सारी बातें हो रही थी, तो ये साइंटिस्ट के माइंड में काफी बड़ा एक डाउट था। उन्हें लगता था कि जो ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ये CO2 से हमें मिल रहा है। ये होता क्या है कि सनलाइट आती है और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। और जब ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन के अंदर टूटता है तो ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं। बट बाद में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उनका इतना बड़ा माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन है इस चीज में, उन्होंने हमें ये बताया कि नहीं, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से हमें नहीं मिलती है, ये ऑक्सीजन हमें मिलती है वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से। और ये वाटर की स्प्लिटिंग ओनली लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये वाटर की स्प्लिटिंग से आती है, ये CO2 से हमें नहीं मिलती है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो वाटर के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, ये तो हमें वाटर से ही मिलता है, लेकिन अगेन जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हमें CO2 से मिलती है। तो हमें उसके बारे में भी जरूर पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन कहाँ से आया, हाइड्रोजन कहाँ से आया और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिला। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली है, तो ऑक्सीजन हमें मिलती है वाटर की स्प्लिटिंग से, जो कब होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। अब हम मेन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब दोबारा भी हम लोगों ने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस में 2 फेज होते हैं। सॉरी, फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दोबारा अपने इस डायग्राम को देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, ग्रीन प्लांट में। मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, आपका थाइलाकोइड, और इस थाइलाकोइड पे क्या होते हैं, पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, एक्चुअली ये 2 फेज के अंदर होता है। तो अब वो 2 फेज कौन कौन से हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। फोटोसिंथेसिस जो है हमारा, जो फोटोसिंथेसिस है, इसके 2 फेज होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, और प्लस इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ये होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। तो ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसमें लाइट रिएक्शन होती है, और ये जो हमारी डार्क रिएक्शन है, ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन होती है। जब लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे होती है तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ।
थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे जब लाइट रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल इसकी स्प्लिटिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, और इस स्प्लिटिंग को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो लाइट की वजह से ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन? वाटर का। तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो हमें यहां पर क्या मिलता है? हमें मिलता है ऑक्सीजन। और ये कहां पे हो रहा है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर हो रहा है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहां पे होती है? जब लाइट रिएक्शन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी किस किस फॉर्म में मिलती है? ये हमें मिलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी के अलावा लाइट रिएक्शन के अंदर अंदर हमें NADPH भी मिलता है। और NADPH क्या है? इट इज अ रिड्यूसिंग पावर। इसका बहुत बड़ा रोल है, ये हम आगे जाके देखेंगे। इट इज अ रिड्यूसिंग पावर। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग हुई, हमें ऑक्सीजन मिला। लाइट रिएक्शन के दौरान ही एटीपी मिली, और इस एटीपी का रीजन है लाइट। फोटोसिंथेसिस में जो हमें एटीपी मिलती है, इस एटीपी के मिलने का रीजन क्या होता है? लाइट होता है। इसीलिए यहां पर इस एटीपी के फॉर्मेशन को हम फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसे कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, जो कब होता है? डे टाइम पे। और कहां पे होता है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। लेकिन इसी टाइम पर ही हमें और क्या मिलता है? हमें मिलता है NADPH। इसके अलावा ये जो डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रात के टाइम पे होती है। पहली चीज, ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन नाइट में नहीं होती है। इसे डार्क रिएक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती अपने काम को करने के लिए। ये डे नाइट कभी भी हो सकती है, लेकिन ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लाइट के बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है हमारी डार्क रिएक्शन। जो कहां पे होती है? ये होती है हमारे स्टोमा के अंदर। जब हमारे स्टोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शन होती है, तो इसी टाइम पर ही क्या बनता है? इसी टाइम पे फूड का फॉर्मेशन होता है। और फूड फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? ये होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब कैसे होता है? तो डार्क रिएक्शन के टाइम पर जो लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट थे, कौन कौन से प्रोडक्ट? आपका एटीपी और हमारा NADPH। तो एटीपी और NADPH का यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में इस फूड को बनाने के लिए। कौन सा फूड? ग्लूकोज को बनाने के लिए। लेकिन जब भी कभी प्लांट को इस फूड को स्टोर करना होता है अपनी बॉडी में, तो ये इस फूड को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट अपने फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। और जब भी इसे इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, अब देखिए ये फूड बनाया लीव्स ने, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस फूड की जरूरत जस्ट ओनली लीव्स में ही है। इस फूड की जरूरत स्टेम में भी है, रूट्स में भी है। वो तो अपना फूड नहीं बना सकते, ओनली लीव्स ही बना सकते हैं। तो प्लांट क्या काम करता है कि जो खाना उसने बनाया, इसके बाद ये उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है स्टेम को और हमारे रूट्स को। तो जब भी ये फूड ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमारा सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो ये तीनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में फॉर्म करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में। अब हमारे पास अगेन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे होती है, और सेकंड होती है डार्क रिएक्शन जो कहां पे होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? यहीं पे ही फूड बनता है। और लाइट रिएक्शन के टाइम पे तीन इवेंट होते हैं, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और थर्ड हमारे पास क्या होता है? NADPH होता है। एटीपी और NADPH ही हमें चाहिए डार्क रिएक्शन में फूड को बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी जो जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, अब एक बार हम उसे यहाँ पे दोबारा डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए इस पिक्चर के अंदर भी हमें वही सारी बातें बताई गई है। एक बार हम इसको देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर देखो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये है वैक्यूल, ये है उसका न्यूक्लियस, और इसके साथ में ये क्या है, ये ईआर है। यहाँ पे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे गोल्जी बॉडी, और इस प्लांट सेल के अंदर ये ग्रीन वाला पोर्शन ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए इन्होंने इस क्लोरोप्लास्ट को ही बाहर निकाला हुआ है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकोइड है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही है लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइट। अब लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे पिगमेंट होते हैं वो इस लाइट को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। और उस टाइम पे एक तो इस लाइट की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। इसके अलावा लाइट रिएक्शन के टाइम पे हमें क्या मिलता है, एटीपी, और हमें मिलता है एनएडीपीएच। अब इस एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कौन करता है, यहां पर इस स्ट्रोमा के अंदर क्या चलता है, यहां पे चलती है डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन को ही हम कहते हैं केल्विन साइकिल। और इवन एक्चुअली इसके बहुत सारे नाम है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और इसे केल्विन बेसन बेशम साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो साइकिल है, इस साइकिल के दौरान ही हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है शुगर। तो आप यहाँ पर देखो, इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ओनली सिंगल 1 CO2 दिखाया है। तो अगर एटमॉस्फेयर से 1 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो शुगर का ओनली 1 कार्बन ही हमें मिलेगा। और यहाँ पर इसके अंदर इसलिए यहाँ पे लिखा CH2O, क्योंकि यहाँ पर ओनली सिंगल कार्बन ही इधर मेंशन किया गया है। लेकिन जब हम इस CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, और एनर्जी यहाँ पर हम किससे लेते हैं, एटीपी से। लेकिन हमें CO2 की रिडक्शन भी करनी है, तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग पावर चाहिए, और वो यहाँ पर कौन है, वो यहाँ पर है NADPH। तो डार्क रिएक्शन के टाइम पर CO2 की रिडक्शन करता है NADPH, उसे एनर्जी की जरूरत होती है, वो कहां से मिलती है, एटीपी से, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, शुगर। तो प्लीज ये 2 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं, एक होता है लाइट और दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड में होती है और डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है सनलाइट की वजह से, और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और इसी टाइम पे एटीपी भी मिलती है, और इसी टाइम पे हमें एनएडीपीएच भी मिलता है। एटीपी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे एनएडीपीएच मिलता है। दोनों का यूज होता है डार्क रिएक्शन में, किस लिए, शुगर को बनाने के लिए। तो हमारे पास ये एक ओवरव्यू था। अब यहाँ पर हम आगे जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो सन से लाइट आ रही है, क्या वो सारी की सारी लाइट प्लांट के लिए जरूरी है, या उसका ओनली कुछ पोर्शन ही वो यूज करता है। लेकिन ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमें इतना ही करना था कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं, एक होता है लाइट और दूसरा होता है डार्क, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया है, अब हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास अभी जो CSR के अंदर 2022 में ही पूछा गया है, इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल इज नॉट करेक्ट। तो आपको यहाँ पे नॉट करेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, chlorophyll A has methyl group in its porphyrin ring like the structure। जो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है, chlorophyll B has aldehyde group in its porphyrin ring like structure। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, इनकरेक्ट पूछा गया है। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, only chlorophyll A but not chlorophyll B has magnesium coordinated at the center of the porphyrin like ring structure। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि क्लोरोफिल A और B में दोनों का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सिमिलर है। फर्क क्या है कि क्लोरोफिल A में मिथाइल होता है और B के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट C है ये हो जाता है गलत,
क्योंकि क्लोरोफिल बी में भी क्या होता है, यहां पर भी मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल एंकर देम इन द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। मतलब इस पूरे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को उस फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में एंकर अटैच करने का काम कौन करता है, हाइड्रोकार्बन की टेल, जो हमारे पास अगेन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है सी। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। उन्होंने हमें लाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि प्लांट के लिए कुछ लाइट बहुत ज्यादा स्पेशल होती है और उस लाइट की प्रेजेंस में वो बहुत ज्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उनका एक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।